स्टार्ट। रेडी। हेलो, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीयूटी का टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं पिछले वीक क्लास नहीं ले पाया था। सो प्लीज़ आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो भी सीयूटी क्लासेज हैं, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। तो जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, अब हम लोग टेस्ट सीरीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, आज से हमारा क्लासेस जो है वो डे बाय डे हमारा होगा। हर दिन आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो यानी एमसीक्यू के केस में हमारा आपको मिलेगा रिलेटेड टू बीएसटी और अकाउंट के साथ साथ हम लोग अब इकोनॉमिक्स के भी जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उन सारे बच्चे जहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो सकें। ठीक है, तो आज का हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ है, जहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सेट 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सेट 4 के बारे में करने जा रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज़ से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, नौ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ आईटीसी लिमिटेड टू लिंक डायरेक्टली विथ रूरल फार्मर via the internet for procurement of agriculture and aquaculture product like soyabean, wheat, coffee and prawns। बताया गया कि हमारे गवर्नमेंट ने ये जो हमारा एक आईटीसी लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लाया है जहां पर क्या हो रहा है कि टू लिंक डायरेक्टली विथ रूरल फार्मर, जो भी रूरल फार्मर हैं उनको डायरेक्टली क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। किससे? वाया द इंटरनेट। याद रखना है कि इंटरनेट से डायरेक्टली उनको कनेक्ट किया गया है। किस लिए? तो फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट, कि आपके पास में जो एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर प्रोडक्ट है, इट मीन्स एग्रीकल्चर का मतलब हो गया रिलेटेड टू फार्मिंग, और एक्वाकल्चर का मतलब हो गया कि वैसा प्रोडक्शन जो वाटर से हमारी रिवर या पॉन्ड में हमारा क्या होता है, डेट्स कॉल्ड वो प्रोडक्शन होता है। लाइक जैसे फिश हो गया, हमारा प्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे का जो हमारा लिंकअप किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए ई बिजनेस, या हमारा ई चौपाल, या दोनों, या पैसा कमाओ? तो आपको याद रखना है कि हमारे गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव हमारा फॉर्म किया है उनको हम लोग बोलते हैं ई चौपाल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी करेक्ट है, ई चौपाल। हमारा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि ई चौपाल एक ऐसा हमारा इनिशिएटिव है जहां पर एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर प्रोडक्ट को इंटरनेट से लिंक किया जाता है। किससे? इंटरनेट से लिंक किया जाता है। नो, क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या बोल रहा है कि रितु इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। ठीक है, रितु इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। सी हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 10,000 10.1 lakh 1 lakh यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट विद इन 20 days। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए कि इनके पास में टाइम भी दिया हुआ है, इनके पास में क्या हुआ है, यूनिट भी दिया हुआ है। ठीक है, जहां पर हम लोग बात करते थे, इसके बारे में मैंने डिस्कस किए थे कि जब कोई भी टाइम या यूनिट की बात आ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं इफेक्टिव और इफिशिएंटली। मैनेजमेंट में हमारा एक टर्म होता है इफेक्टिव और इफिशिएंटली, जहां पर आप देखते हो कि आपका विद इन मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में, ध्यान रखना है, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में अगर हमारा कोई भी काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव और इफिशिएंटली बोलते हैं। आगे देखते हैं, सी इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। बताया गया हमारा कि सी इज एबल, वो एबल है कि सारे यूनिट को सेल करने के लिए, बट कब? एक स्टिपुलेटेड टाइम में, बट हैड टू सेल लास्ट 1,000 यूनिट्स एट 20% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट। बताया गया कि अगर वो टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो 20% डिस्काउंट उसको दिया जाएगा। एंड इन सच अ सिचुएशन सी विल बी कंसीडर टू बी। तो बताइए इस सिचुएशन में हमारा वो क्या होगा, किसको हम कंसिडर करते हैं? क्या एफिशिएंट मैनेजर है, एंड इफेक्टिव मैनेजर है, या बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया कि कभी भी अगर कोई भी हमारा मैनेजमेंट में टाइम के साथ अगर कॉस्ट यानी यूनिट हमारा प्रेजेंट होता है, कॉस्ट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली होता है। तो बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर वो होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग rather than on the basis of bias and prejudice. The given statement highlights that the knowledge of principle of management leads to.
अब देखिए आपने जो भी आपको पता क्लास 12th में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पर स्टडी करते हैं, और वहाँ पर आपको पता है कि दो तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक आपका नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, जहाँ पर आपको दो पर्सन मिलेंगे, F.W. टेलर एंड हेनरी फेयोल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को देने वाला कौन थे? F.W. टेलर थे। लेकिन नॉर्मल मैनेजमेंट जो हमारा 14 प्रिंसिपल्स है उसको किसने दिया है? तो हेनरी फेयोल ने दिया है यहाँ पे। तो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या चीज़ है देखिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन। देख लीजिए, अगर हम लॉजिकल की बात करते हैं, लॉजिक देना, ठीक है ना, रैशनल का मतलब होता है अपने माइंड से केयरफुल्ली या साइंटिफिकली तरीके से जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पर करेक्ट है। वो हमारा क्या होगा? साइंटिफिक डिसीजन होगा, साइंटिफिक डिसीजन होगा। ये चीज याद रखना आपको ये भी याद रखना है कि साइंटिफिक डिसीजन जो हमारा दिया गया था, इट मीन साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो F.W. टेलर, ध्यान रखना है, F.W. टेलर के थ्रू दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। इन्होंने हमारा 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, पहले 5 था, अभी हमारा 4 हो गया है, ठीक है। इन्होंने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है जिसपे मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिकली वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 में क्या है कि गंगोत्री लिमिटेड इज अ प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 40%। अब देख लीजिए, गंगोत्री लिमिटेड एक हमारा कंपनी है जिसने प्लान किया कि हमारे अपने सेल्स को इंक्रीज करना है 40% से इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। आपको बताना है यहाँ पर हमारा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने प्लानिंग किया है, ध्यान रखना है, अभी इसने वर्क डन नहीं किया है। इसने क्या किया है? प्लान कर रहा है कि हम लोग अब जो सेलिंग होगा वो 40% से क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में। तो आपको पता है कि जब प्लानिंग कर रहा है तो डेट इज कॉल्ड प्लानिंग, ये हमारा क्या है? फ्यूचर के लिए है। और जब ये फ्यूचर के लिए होगा इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, क्योंकि मैंने परवेसिव का मतलब बताया है कि दोज टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच इज नीडेड फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 3 टोटल टाइप्स होते हैं। लाइक फर्स्ट अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि टॉप लेवल होता है, दूसरा आपको पता है कि मिडिल लेवल होता है, एंड तीसरा हमारा क्या होता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। और अगर हमारा कोई भी मैनेजमेंट का रूल 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर नीड्स होते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं परवेशिव बोलते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि फ्यूचर में वो 40% अपना सेलिंग क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो डेट्स कॉल वो हमारा क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ना कि हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, इसने एक टारगेट किया है कि मुझे 40% अपने सेल को इंक्रीज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नो क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लीजिए यहां पर हमारा दिया हुआ है कि रूल ऑफ थंब। आपको याद रखना है कि रूल ऑफ थंब जो हमारा क्या है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो कि इसको किसने दिया था? F.W. टेलर ने। ध्यान रखना है, किसने दिया था? F.W. टेलर ने। इन्होंने बोला था कि साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। फर्स्ट हमारा इन्होंने ये सेंटिमेंट दिया था कि साइंस होता है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि कोई भी हमारा रूल सॉल्यूशन है जो ट्रेडिशनल वे से हम क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप मैनेजमेंट को एक रूल ऑफ थंब मत बनाइए, आप मैनेजमेंट को साइंटिफिकली डन कीजिए। ध्यान रखना है, आज अगर कोई भी प्रोडक्शन अगर होता है तो साइंटिफिकली तरीके से किया जाता है। सो वी कैन से दैट साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, यानी मैनेजमेंट हमारा क्या एक साइंस है, नॉट अ रूल ऑफ अ थंब है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कभी भी नॉट रूल ऑफ थंब नहीं होगा, हमारा क्या होगा? साइंस होगा। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन बोला गया यहां पर क्या चीज कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि यूजेज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशूज। कि रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आप पर्सनल जजमेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सही बात हमारा है कि हाँ ये ट्रेडिशनल वे में होता है कि हम अब लोग क्या करते हैं मैनेजमेंट में पर्सनल यूजेस को देखते हैं। तो बताया गया फर्स्ट में कि यूजेस ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग ऑफ मैनेजमेंट इशू। जब भी मैनेजमेंट इशू की बात आती है तो आप अगर पर्सनल जजमेंट को ला रहे हैं तो इट इज कॉल्ड अ रूल ऑफ थंब होता है। दूसरा है कि एडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ध्यान रखना है कि हिट एंड ट्रायल का मतलब दैट्स कॉल्ड वही चीज हमारा होता है जिसको ट्रेडिशनल वे बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप कुछ सोचे नहीं हो,
हो, आप क्या सोच रहे हो कि एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट ये चीज नहीं बोलता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर हम किसी चीज को कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ प्रॉपर हमको मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक तरीके से तो वहां काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, नॉट हिट एंड ट्रायल। लेकिन हिट एंड ट्रायल हमारा कब होता है, जब हमारा क्या होता है, रूल ऑफ थंब होता है। सो यहां पर दोनों आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है कि रूल ऑफ थंब का मतलब ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड। ठीक है, क्या बताया गया कि टेलर के अकॉर्डिंगली बोलता है कि एक स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेजमेंट। कि आज के समय में अगर टेलर की बात करते हैं कि एक छोटा से छोटा भी अगर आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं ना, तो वहां पर आप साइंटिफिकली प्लान करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, नाउ दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडियस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। क्यों, इसके कारण क्या होता है, तो जब आप साइंटिफिकली प्लान और मैनेजमेंट करते हैं तो क्या होता है ये बताते हैं कि इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ह्यूमन एनर्जी है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सेविंग होता है, एज वेल एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और टाइम की भी बचत होती है, एंड मटेरियल, और यहाँ तक कि मटेरियल्स की भी बचत होती है। ठीक है ना, कि आपका मटेरियल्स भी बच रहा है, आपका टाइम भी सेव हो रहा है, आपका एनर्जी भी सेव हो रहा है। हर एक चीज हमारा कंप्लीटली क्या होता है, सेव होता है व्हेन यू प्लान साइंटिफिकली, जब आप क्या करते हैं, साइंटिफिकली प्लान करते हैं। और यहां पर बताया गया कि आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बताइए यहां पर कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखना है, यहां पर बताया गया सबसे पहले हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, दूसरा बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे आपको वो कीवर्ड फाइंड करना है। अगर आप क्वेश्चन में कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। तो अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि वो कीवर्ड हमारा क्या है, साइंटिफिकली। कि अगर आप साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हो और प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इट इज कॉल्ड अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हार्मोनी का मतलब हमारा अलग चीज होता है कि कोऑर्डिनेट करके ग्रुपिंग में वर्क करना, वो हमारा होता है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन से रिलेटेड कोई मतलब यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि अगर आप साइंटिफिकली प्लान मैनेज करते हैं तो ये टेलर का कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Now, question number 7 said that कि considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested appointment of a specialist through his technique of scientific management. Identify the technique. अब देखिए फिर हमारा वही क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जब आप मैनेजमेंट में स्टडी किएंगे तो वहां पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं मैनेजमेंट का। तो अभी यहां पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन विथ ऑल द नीडेड क्वालिटीज। सही बात है ना, कि एक पर्सन के अंदर में सारा क्वालिटीज होना ये पॉसिबल नहीं होता है, ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्टीज है। वही यहां पर बताया जा रहा है कि टेलर सजेस्टेड, इसके बाद टेलर ने क्या सजेस्ट दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशलिस्ट, ध्यान रखना है, थ्रू दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताया गया कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट का मतलब ही क्या होता है, देखिए पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के अंदर में सारी क्वालिटीज का होना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं हमारा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा स्पेशलिस्ट है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास में ईच एंड एवरी क्वालिटीज हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि उसी स्पेशलिस्ट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के किस टेक्निक से हम उसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो वहां पर बताया जा रहा है कि आप बताइए वो कौन सा टेक्निक होगा, क्या स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होगा, मैथड स्टडी होगा, या फंक्शनल फोरमैनशिप होगा, या मोशन स्टडी होगा। तो आपको याद रखना है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब हमारा होता है कि वैसा पर्सन जिसके पास में ईच एंड एवरी क्वालिटीज हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो मैनेजमेंट के हर एक चीज को क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपको पता होगा
कोई भी मैनेजमेंट में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो मैनेजर के हैंड में होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास में ईच एंड एवरी क्वालिटी हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चाहे वो हमारा लीडरशिप का हो, ध्यान रखना है, ठीक है, लीडरशिप का हो या मैनेजिंग का हो, कोई भी चीज का अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो एक मैनेजर ही एक ऐसा होता है जिसके अंदर वो सारे गुड क्वालिटीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कंपनीज के मैनेजर को हम स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फंक्शनल फोरमैनशिप होगा। ठीक है, तो 7 का क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेड दैट कि द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब देखिए आपने स्टडी किया होगा कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू, बताया गया कि जो ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हमारा है, इस टेक्निक को टेलर ने जो डेवलप किया गया था वो किसके अकॉर्डिंगली किया गया था, आपको यहां पर बताना है। क्या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव वर्कर्स, बताया गया हमारा किसको देख करके। तो सही बात है ना, पीस रेटेड सिस्टम का मतलब यहां पर होता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी, चाहे वो सैलरीज दिया जा रहा है या वर्क का डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छे तरीके से वर्क का डिफिनेशन करना पड़ेगा कि अगर आपके कंपनी में 10 एम्प्लाई हैं तो आप 10 एम्प्लाई को इक्वल इक्वल क्या कर दीजिए, आप वर्क को डिवाइड कर दीजिए। वो काम भी हमारा फास्ट होगा, जो पर्सन्स हैं उनको गैदरिंग बोदरिंग भी हमारा नहीं होगा, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको बर्डन भी नहीं होगा। इसलिए हमारा बताया जाता है कि जो टेलर ने एक हमारा टेक्निक दिया था डिफरेंशियल पीस रेटेड सिस्टम का, तो बोलता है हमारा किसके अकॉर्डिंग नहीं, तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, ये सही बात हमारा है। दूसरा है रिवार्ड द एफिशिएंट वर्कर, कि जितने भी हमारे वर्कर एफिशिएंट हैं, जितने भी हमारे वर्कर एफिशिएंट हैं, ठीक है, उसको देखते हुए एंड मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है कि जितने भी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं उसको आप इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा यहां पर है कि आप जो रिवार्ड होगा एफिशिएंट वर्कर, यानी जो वर्कर हमारे पास में क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी होगा, इट मीन्स जो वर्कर के पास में अगर क्वालिटी होगा, एफिशिएंसी होगा, काम करने का कैपेसिटी होगा, उनको रिवार्ड देना पड़ेगा। फिर बताया गया कि जितने भी इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे कि नहीं हमें भी अब परफॉर्मेंस अच्छा देना है, तो हमें भी क्या होगा, अच्छा पीस रेटेड सिस्टम हमको यहां पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। Now, question number 9 said that कि according to this principle of general management, an organization should safeguard against abuse of managerial power, but at the same time, a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. So name the principle of management being described in the given statement। कि आपको यहाँ पर बताना है, एक हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि according to the principle of general management, ठीक है, कि जो हमारा मैनेजमेंट का जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना वो अपने मैनेजरियल पावर का गलत यूज ना करे, बट एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव द नेसेसरी ऑथोरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक मैनेजर के पास में अगर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दोनों मिल जाता है ना, तो ये चीज क्या होता है ना, कभी कभी ये बैड रिएक्शन देता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अगर कोई बंदा है और उसको अगर आप ऑथोरिटी भी दे दिए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो हो सकता है उस पावर का मिसयूज करे। लेकिन अगर आप वो बताया जा रहा है कि ये चीज अगर हम डिस्कस करते जा रहे हैं, तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमारा कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है, तो आपको पता होगा उस 14 प्रिंसिपल्स में आपका एक प्रिंसिपल्स है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहां पर है कि ऑथोरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जहां पर किसी भी पर्सन को ऑथोरिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेड दैट, देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है कि डिजी लॉकर इज द कंट्रीज फर्स्ट सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज,
issuance and verification of documents with the driver's license and vehicle registration system of the road transport ministry। बताया गया कि आज आपको पता है कि डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकते हो, डिजिटली उसमें स्टोर कर सकते हैं, आप ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब उसी केस में बताया जा रहा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद डिजी लॉकर सिंस इट्स लॉन्च लास्ट ईयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड एंड इट विल बी स्पेयर वन पीपल द ट्रबल ऑफ कैरिंग लाइसेंसेज एंड व्हीकल्स पेपर। ठीक है, पेपर कि आपको पता होगा कि अगर आपको हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स को या व्हीकल्स पेपर को ले जाने में प्रॉब्लम होते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हमारा इनोवेशन किया हमारा किस चीज का, तो डिजी लॉकर का। ठीक है, सो बताया जा रहा है यहां पर हमारा कि विच कैन बी असिस्ट ऑन फोन्स यूजिंग द डिजी लॉकर ऐप आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बताइए हमारा कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट जब आपने स्टडी किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं हमारा, तो डेट्स कॉल वहां पर हमारा बहुत सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट आते हैं। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसी इन्वायरमेंट का हमारा एक पार्ट है जहां पर हम लोग बोलते हैं क्या ये इकोनॉमिक डायमेंशन है, क्या ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, क्या ये सोशल डायमेंशन है, क्या ये पॉलिटिकल डायमेंशन है। तो देखिए डिजी लॉकर में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव करके स्टोर करके रख रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड इट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी आने के कारण आप क्या कर रहे हैं, आज अपने डॉक्यूमेंट को आप इजीली डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, उसको आप सेव करके आप रख सक रहे हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पर करेक्ट है, यानी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट है। तो याद रखना है कि आपको सिंपली जब ऐसे बिग क्वेश्चंस आएंगे ना तो केयरफुली स्टडी करके आपको बस यहां पर जो भी कोड वर्ड आपको उसको ढूंढना है, ठीक है, नहीं कीवर्ड जो हमारा है उसको फाइंड आउट करना है, इजिली फॉर्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या बोलता है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर 2014 की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज लॉन्च किया, वो है मेक इन इंडिया। ठीक है, इनिशिएटिव इन सितंबर 2014 टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 25 सेक्टर। As of April 2015, FDI inflow in India and increased by 48%। ध्यान रखना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। ध्यान रखना है इट मीन जितने भी फॉरेनर कंपनीज होते थे वो इंडिया कंट्री में आके अपने कंपनी को क्या करते थे, स्टैब्लिश करते थे। ध्यान रखना है, ठीक है। एंड सिंस द लॉन्च बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इस तरह से हमारा मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया। तो बताना है आपको कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस विद रिगार्ड टू इनफ्लो ऑफ एफडीआई। तो आपको बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट को शो करता है, क्या ये डीमोनेटाइजेशन है, क्या ये प्राइवेटाइजेशन है, क्या वो लिबरलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है। तो आपको याद रखना है ये चीज क्या होता है, लिबरलाइजेशन होगा। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, लिबरलाइजेशन। ध्यान रखना है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइज कर दिया कि आप इजिली आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहां पर हमारा इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, लिबरलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हम एक वर्ल्ड लेवल पे किसी भी अपने टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब पब्लिक सेक्टर हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। यानी गवर्नमेंट सेक्टर अगर हमारा कोई भी शेयर को या कंपनी या बिजनेस को अगर वो सेल आउट कर देती है प्राइवेट के हैंड में तो उसको बोलते हैं लोग क्या चीज, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब हमारे कंट्री में किसी भी मनी के वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और न्यू करेंसी को फॉर्म किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीमोनेटाइजेशन। जिसको आपको पता होना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन भी हमारे कंट्री में लेटेस्ट 2016 में हुआ था, जहां पर आपको पता है कि जो हमारे 500 रुपीज और 1000 रुपीज थे उनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, 1000 रुपीज को आपको बंद कर दिया गया, उसके बदले में 2000 रुपीज लाया गया, फिर बाद में 2000 को भी बंद कर दिया गया। ठीक है ना, दैट्स कॉल, ये हमारा क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन होते हैं। ध्यान रखना है। Now, question number 12. Question number 12 said that कि on 8th November 2016, with the announcement from Government of India, all the 500 and 1000 bank notes of the Mahatma Gandhi series have ceased
टू बी लीगल टेंडर, बताया गया कि लीगल टेंडर्स इनको बंद कर दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द इशुएंस ऑफ ₹500 एंड 2000, और गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये भी इशू किया कि उनकी जगह पे 500 और 2000 का एक न्यू करेंसी नोट्स हमारा फॉर्म करेगा इन एक्सचेंज फॉर द डीमोनेटाइज बैंक नोट। सो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। तो आप बताइए कि यहां पर ये किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर करेक्ट होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको? डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेड दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, बताया गया हमारा यहां पर, ठीक है, कि आप यहां पर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का हमारा यहां पर कौन सा फीचर्स है? बोलता है फर्स्ट हमारा कि डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों करती है, इसका क्या जरूरत पड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, बताया गया कि जनरली क्या होता है कि पब्लिक लोग टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, तो इन सब से बचने के लिए क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो हमारा होता है गवर्नमेंट क्या करती है, एक इनिशिएटिव लेती है, एक्शन लेती है कि क्यों नहीं करेंसी को ही चेंज कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम करेंसी को चेंज करते हैं तो पब्लिक आकर के क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करेंसी का अगर हम एक्सचेंज कर सकते हैं और सिर्फ हम कहाँ से कर सकते हैं, बैंक से करते हैं। तो जब आप अपने छिपे हुए पैसे को लेके जब आप आओगे, जब ब्लैक मनी को आप बैंक में लेके आओगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपने इतने रुपए कहाँ से लाए, आपके पास कहाँ था, आप टैक्स को क्यों नहीं दे रहे थे इतने दिन से। तो उस केस में बताएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ये फर्स्ट हमारा है कि अगर टैक्सेशन मेजरमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। नाउ फिर है चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम, बताया गया कि चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, कि आपका जो सेविंग सिस्टम्स है हमारा, उनको हमारा फॉर्मली शो करना कि आपके पास में कितना रुपया सेव है। इस चीज़ को जनरली हम चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम कंट्री से मनी के इशूइंग को ही बंद कर दें, मनी के फॉर्मेशन को ही बंद कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि आपके पास में कितने रुपये सेव हैं। इसी को लाने के लिए ये भी करेक्ट है। तीसरा बोलता है डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, बताया गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी। ध्यान रखना है, ये लेस कैश इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए भी हमारा क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है, यानी डीमोनेटाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ द एबव। 13 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेड दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू मनी मार्केट। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन है कि मनी मार्केट क्या होता है। तो देखिए आपको मैंने बताया था मनी मार्केट हमारा क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म हमारा है, ठीक है, मनी मेजरमेंट है। तो यहां पर देखिए दो तरह का मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है, ठीक है। जब आप लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, तो हमारा वो क्या होता है, कैपिटल मार्केट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका क्या होता है, मनी मार्केट होता है। तो आपको बताना है यहां पर कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क, इट इज सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन। ऑप्शन सी है डील्स इन अनसेक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर हाईली लिक्विड। तो देखिए आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मनी मार्केट का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। हाँ ये सही है कि मनी मार्केट में लो रिस्क होता है, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आप स्मॉल अमाउंट में ही हमारा क्या करते हैं, डेप्ट अमाउंट होता है, छोटे छोटे आप क्या करते हैं अमाउंट को आप डेप्ट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो लो रिस्क होता है यहाँ पर हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या करता है, अनसेक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, ये सही बात है। फिर हमारा ये हाईली लिक्विड होता है कि ज्यादातर ये हमारा क्या होता है, कैश के फॉर्म में होता है। इसका मतलब हमारा क्या है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन हमारा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेड दैट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा क्या एम करता है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए कि हम लोग प्रोक्यूरमेंट भी करते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग एलोकेशन भी करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, अरेंजमेंट भी करते हैं। तो बताया कि हमारे यहाँ पर कि ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड, ठीक है। दूसरा कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, ये रिस्क को भी हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, बताया गया कि जो फंड आएगा हमारा वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 स्टेट दैट, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा
कि कपिल लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट। ओके, कपिल लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो डील करता है रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट में, ईटिंग फूड प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। ओवर द ईयर्स द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी हैज गोन अप एंड इट एंजॉय अ गुड रेपुटेशन। ठीक है, द फाइनेंशियल मैनेजर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट दैट नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर बट ऑफ आवर फ्यूचर ईयर्स आर लाइकली टू बी हाई। ठीक है, कंपनी के जो मैनेजर है वो बहुत क्या हुआ अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है कि करंट ईयर में तो बेनिफिट हो ही रहा है, हमारा फ्यूचर में भी बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाईली हमारा इंक्रीज कर रहा है। सो आइडेंटिफाई द रिलेटेड फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइंस। बताया गया आपको कि यहां पर कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा, कि रिलेटेड किससे होगा, डिविडेंड डिसीजन से होगा। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जब आपको कोड वर्ड यहां पर डिविडेंड बोल चुका है तो आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर स्टेबिलिटी ऑफ अ डिविडेंड। ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ अ डिविडेंड, कि आप यहां पर क्या होगा कि उनका डिविडेंड जो होगा उसमें स्टेबिलिटी आ सकता है, यानी आएगा, और डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अ डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है। Now, question number 17. Question number 17 कि arrange the following step involved in the process of financial planning in the correct sequence। अब आपको यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिया गया है, आपको बताना है कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्या सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं, या प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, उसके बाद आप अपने सेल को फोरकास्ट करते हैं, एंड लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट। देखिए सबसे पहले कोई काम करने से पहले ना फोरकास्टिंग वर्ड पहले होता है, याद रखना आपको। ठीक है ना, आप अगर कोई वर्क डन कर रहे हैं तो आप फोरकास्टिंग पहले करोगे। इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बोलता है कि सेल फोरकास्ट का प्रिपरेशन करेंगे, दूसरा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करोगे, एंड लास्ट में आप एस्टिमेशन करोगे किसका, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का। तो आपको आगे नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सेल फोरकास्ट करेंगे, उसके बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप ये चेक करोगे कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर देखिए 18 हमारा क्या है कि ए हायर फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो इंडिकेट्स दैट, बताया गया। अब देखिए यहां पर क्या है, लीवरेज। देखिए लीवरेज का मतलब जनरली हमारा क्या होता है ना, डेप्ट होता है। ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में कितना का हमारा डेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई आप बिजनेस परफॉर्मेंस करते हैं तो दो ही चीज लेते हैं, या तो इक्विटी लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, डेप्ट लेते हैं। इन्हीं दोनों के रेशियो से हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को हम परफॉर्म करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए हायर फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो इंडिकेट दैट, कि अगर आपका एक फाइनेंशियल लीवरेज हाई हो जाता है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए, द डिपेंडेंसी ऑफ द फर्म ऑन द डेप्ट इज मोर, क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके फर्म में डेप्ट का अमाउंट हमारा क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये सही बात आपका है कि हमारा ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा कि जितना ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज आपका हाई होगा इसका मतलब डेप्ट का अमाउंट आपके बिजनेस में क्या है, आपका ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 18 का हमारा ए करेक्ट है, द डिपेंडेंसी ऑफ द फर्म ऑन द डेप्ट इज अ मोर। Question number 19. Question number 19 said that कि which of the following statement is not true with regard to use of fixed assets। बताया गया हमारा यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नहीं है, ट्रू है, नॉट ट्रू हमारा पूछा गया है। विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि फिक्स्ड कैपिटल के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, इट अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, क्या ये हमारे लॉन्ग टर्म बिजनेस की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आर इन्वॉल्व, ध्यान रखना है क्या ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन नंबर सी, द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो, एंड ऑप्शन डी, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। तो आपको जहां तक पता होना चाहिए कि याद रखना है कि जैसे ही फिक्स्ड कैपिटल की बात आ गई इसका मतलब यहां पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा आपका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा।
और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो हमेशा रिस्क वहां पर क्या होता है, हाई होता है, कभी भी लो नहीं होता है। और आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा ही करेगा, आपका फंड हमारा ज़्यादा होगा, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या होगा, जनरली इरिवर्सिबल होता है, आप जल्दी इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा यहाँ पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। देखिए 20 क्या है कि 20 नंबर क्वेश्चन से दैट कि एग्ली लिमिटेड हैज लॉन्च्ड अ न्यू रेंज ऑफ एयर कंडीशनर इन ऑर्डर टू एड वैल्यू टू द यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, द न्यू रेंज ऑफ एयर कंडीशनर्स हैव एन इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर एंड वी आर अवेलेबल इन अट्रैक्टिव कलर्स। ठीक है, यानी यह कंपेयर किया गया है कि पहले का हमारा जो एयर कंडीशनर था, अब एक न्यू एयर कंडीशनर जो आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर है, अट्रैक्टिव कलर्स में प्रेजेंट है। सो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस। अब देखिए मार्केटिंग फिलॉसफी की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट था, आपको पता है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, फिर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या है, कॉन्सेप्ट होता है। अब उसी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर पूछा जा रहा है ये किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो सबसे पहले आपका कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि हम एक किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, दैट्स कॉल्ड एसी, यानी एयर कंडीशनर हमारा ध्यान रखना है। तो एयर कंडीशनर जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए है कि ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन सेड दैट कि गब्बर इज अ होलसेलर ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, आपका नाम दिया यहां पर क्या, गब्बर, कि गब्बर इज अ होलसेलर ऑफ फूड ग्रेन, ही कैटेगराइजेज हिज स्टॉक इनटू डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of their quality and also fixes up the prices accordingly. So identify the type of marketing function being mentioned in the given line. तो बताइए कि गब्बर एक हमारा क्या, एक होलसेलर है, किसका, फूड ग्रेन्स का है, और वो कैटेगराइज करता है अपने स्टॉक को इनटू डिफरेंट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। किस पे करता है, हमारा क्वालिटी पे बेस हमारा क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ध्यान रखना है इसको, एंड ऑल्सो फिक्सेज ऑफ द प्राइसेज अकॉर्डिंगली, और साथ ही साथ वो प्राइसेज भी लेता है। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, क्या वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वो वेयर हाउसिंग है, नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमारा क्या होता है कि फिजिकली यानी उसको भी डिस्क्राइब करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्वालिटी की बात कर रहे हैं और प्राइसेस की बात करते हैं, और जब क्वालिटी और प्राइसेस की बात आ जाती है तो इसका मतलब वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइजेशन और क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं। आप प्राइस के बेस पे क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इसका मतलब ग्रेडिंग हमारा हो रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, आप क्वालिटी बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हमारा 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 said that कि while reading the label of a pack of aluminum foil, Resma discovered that the product was manufactured at Hyderabad but was available for sale in many states across the country. Identify the function of marketing which has been made this possible. कि बताया गया कि जब आप क्या कर रहे हैं, लेबलिंग का मतलब आपको पता ना चाहिए कि जब कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उसके ऊपर में जो भी चीज आपका राइट डाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। तो बोलता है व्हाइल रीडिंग द लेबलिंग ऑफ अ पैक ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, रेशमा डिस्कवर्ड दैट द प्रोडक्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट हैदराबाद। उन्होंने इसमें रीड किया कि वो प्रोडक्ट हमारा हैदराबाद में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, बट वाज अवेलेबल फॉर सेल इन मैनी स्टेट, लेकिन आज वो क्या हमारा सेलिंग करने के लिए हर स्टेट में प्रेजेंट है अक्रॉस द कंट्री। सो बताइए आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच हैज मेड दिस पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है हमारा पॉसिबल कि एक जगह प्रोडक्शन होकर के वो हमारे हर जगह क्या हो गया, हमारा अवेलेबल हो गया। तो आपको याद रखना है इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। कि आज अगर हैदराबाद में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और वो प्रोडक्ट आपके किसी भी स्टेट में इंडिया का प्रेजेंट है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। Now, question number 23 said that the labeling of a pack of oats cookies explain how the product is beneficial in adding fiber to the diet and the other related health benefit.
सो आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ लेबलिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन केस, कि बताया जा रहा है कि एक ओट्स कुकीज है जिस पे लेबलिंग किया गया है और वहां पर डाइट से रिलेटेड या हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड क्या हो रहा है, हमारा इंफॉर्मेशन राइट डाउन है। तो बताइए यहां पर इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ऑप्शन नंबर ए डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट कंटेंट हमारा ये बताया जा रहा है, ध्यान रखना है। फिर आपका यहां पर हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट या हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है ना कि ओट्स कुकीज जो हमारा लेबलिंग पैक है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल, ये प्रोडक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई समझा रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए कैसे बेनिफिट होगा, तो हमेशा याद रखना है कि वहां पर वो क्या होता है, प्रमोशन की बात आ जाती है, ध्यान रखना है। उसको हम लोग बोलते हैं हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्रमोशन यानी प्रमोशन करने में वो हेल्प कर रहा है, याद रखना है। 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन सेड दैट कि रंजन बाउट अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक of a famous beverage company and found a gutka pouch floating inside the bottle. Okay, he forwarded a legal notice to the company accusing it of the deficiency in service that could cause health hazard to the consumer. अब देखिए बताया कि रंजन एक सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल खरीदा ऑफ अ फेमस बेवरेज कंपनी से एंड फाउंड अ गुटका पॉच फ्लोटिंग इनसाइड द बॉटल। और देख रहा है बॉटल में क्या हो रहा है, एक गुटका पॉच क्या कर रहा है, उसमें फ्लोटिंग कर रहा है। ये भी बात आई थी बहुत पहले, एक कोल्ड ड्रिंक्स था और कोल्ड ड्रिंक्स में जब उसको ओपन किया गया उसमें क्या हुआ, छोटा सा लिजर्ड उस पर मिला था या कोई वॉर्म्स उसमें मिला था। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आप एक कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, और उस ट्रस्टेड कंपनी का जाके आपने परचेजिंग किया, लेकिन जैसे ही आपने ओपन किया उसके अंदर क्या हुआ, गुटका पॉच आपको मिल गया तैरते हुए, फ्लोटिंग करते हुए। और फिर क्या हुआ कि उसने क्या किया, एक लीगल नोटिस दिया किसको, उस कंपनी को, कि एक्यूजिंग इट ऑफ द डिफिशियंसी इन सर्विस दैट कुड काउज हेल्थ हजार्ड टू द कंज्यूमर। ठीक है, कि ये कंज्यूमर के हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम है, डेंजरस है, इसके लिए उसने क्या किया, कंपनी को लीगल नोटिस दिया। तो बताइए आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड इन द गिवन केस। तो आपको बताना है कि जो कंज्यूमर का राइट का हमारा कौन सा राइट वायलेट किया गया, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिडिसल या राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो जनरली आपको पता है कि यहां पर जैसे ही हम बात करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर यानी काउज हेल्थ के बारे में आ गया, तो वो हमारा क्या होगा, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी की बात होगा, ध्यान रखना हमारा यहां पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर कैन द एग्रीगेट पार्टी अपील फर्दर इन केस ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर हमारा प्रोडक्शन एक्ट, आप कोपरा पढ़ते हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया था 3 तरह के हमारे फोरम होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होते हैं, एक स्टेट कमीशन होते हैं, एक हमारा नेशनल कमीशन होता है। सबका अपना अपना डिस्प्यूट अमाउंट तक उसको लिमिटेड कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होगा वो 0 से लेकर के अप टू 1 करोड़ तक का अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो उसको क्या करता है, वो सॉल्व करता है। तो आपसे यहां पूछा गया है कि अगर कोई एग्रीगेट पार्टी यानी एग्रीड पार्टी अपील करता है फर्दर इन केस इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से कोई एक हमारा क्या हुआ, उनको रिजल्ट दिया गया, ऑर्डर दिया गया और उनके ऑर्डर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उस केस में वो अब कहां जाएगा। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि 30 डेज के अंदर, ध्यान रखना है टाइम यहां पर फिक्स होता है कि 30 डेज के ही अंदर उस पर्सन को स्टेट कमीशन में जाकर के अपील करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट है कि अगर कोई भी कंज्यूमर हमारा दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, वो स्टेट कमीशन में हमारा जाएगा। ध्यान रखना है वो भी कितने दिन में, 30 डेज में। लेकिन याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है उसमें 0 से 1 करोड़ तक का हमारा डिस्प्यूट होता है, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 20 करोड़ तक का डिस्प्यूट सॉल्व होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं आगे 1 से 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से अगर ज्यादा की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नेशनल कमीशन तक हमारा होता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा 25 क्वेश्चंस बीएसटी से रिलेटेड था। ठीक है ना, नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस होगा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है लेकिन और भी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।